जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे ब्लड में हमने प्लाज्मा पिछली कक्षा में कवर की थी। आज हम पहले प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में आज का हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि ब्लड से संबंधित है। दोस्तों, प्लाज्मा होता क्या है? मैंने आपको बताया था यह एक ब्लड का तरल भाग है। दोस्तों, ब्लड की बात की जाए तो जो हमारा ब्लड होता है, इस ब्लड में दो भाग होते हैं। इस ब्लड में दो भाग होते हैं, एक होता है द्रव भाग और एक होता है ठोस भाग। दोस्तों, जो द्रव भाग होता है वो होता है 55% और जो ठोस भाग होता है दोस्तों वो होता है 45%। बात क्लियर है? दोस्तों, जो द्रव भाग है उसका नाम है प्लाज्मा। इसका क्या नाम है? प्लाज्मा। और जो ठोस भाग है दोस्तों वो होता है, मैं कह सकूं तो दोस्तों, रक्त कणिकाएं होती है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आता है, जो कि मैंने कल पिछली वीडियो में आपसे इन बारे में चर्चा भी की थी। आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आगे बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं प्लाज्मा की, जो हमने पिछली कक्षा में कवर किया था। प्लाज्मा दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो ब्लड का जो सर्वाधिक भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। कौन होता है? प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग होता है ब्लड का? ये होता है दोस्तों 55%। कितना प्रतिशत होता है? 55% होता है। बात क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्लाज्मा होता है हमारा, इस प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो भाई, इस प्लाज्मा का जो रंग होता है वो होता है हल्का पीला। कैसा होता है दोस्तों? हल्का पीला होता है। अब बात आती है दोस्तों, ये हल्का पीला दोस्तों होता क्या है कि ये जो रंग होता है ना, ये किसी न किसी वर्णक की वजह से होता है। जैसे कि रक्त था, जो हमारा जो ब्लड था, इस ब्लड में ब्लड का रंग कैसा होता है? मैंने आपको कल बताया था, जो ब्लड होता है इसका रंग होता है लाल। आप सब जानते हो किस वर्णक की वजह से होता है। तो ब्लड में आरबीसी में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन में हिम वर्णक होता है, हिम वर्णक उपस्थित होता है। इस हिम वर्णक की वजह से दोस्तों ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। उसी तरीके से दोस्तों होता क्या है, जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। ये किस वर्णक की वजह से होता है अभी बताता हूँ आपको। दोस्तों, होता क्या है, जो हमारा लीवर होता है ना, लीवर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लीवर होता है, जो हमारा दायां भाग होता है, जो दायां हाथ होता है हमारा, इस दायां हाथ की तरफ हमारे यहाँ सीने में होता है। बात फिक्स है? दायां हाथ की तरफ हमारे शरीर में होता है। दोस्तों, इस लीवर में एक पित्रस का निर्माण होता है। इस लीवर में किसका निर्माण होता है? पित्रस का निर्माण होता है। और इस पित्रस में दोस्तों दो वर्णक पाए जाते हैं, एक होता है बिलीरुबिन वर्णक और एक होता है बिलीवर्डिन। बात क्लियर है दोस्तों? इस पित्रस में दो वर्णक होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन वर्णक, एक होता है बिलीवर्डिन वर्णक। बात क्लियर है दोस्तों? जो बिलीरुबिन जो वर्णक होता है, इस बिलीरुबिन वर्णक की वजह से इस प्लाज्मा का हल्का पीला रंग होता है। बात क्लियर है दोस्तों? जो लीवर होता है, इस लीवर में पित्रस का निर्माण होता है। इस लीवर में पित्रस का निर्माण होता है और पित्रस में दोस्तों दो वर्णक उपस्थित होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन वर्णक, एक होता है बिलीवर्डिन वर्णक। दोस्तों, ये पित्रस होता है, ये पित्रस हमारे जो ब्लड होता है, हमारा जो खून होता है, हमारा जो रक्त होता है, इस रक्त में गमन करता रहता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो पित्रस होता है, इस पित्रस में दो वर्णक होते हैं, एक बिलीरुबिन एक बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन जो वर्णक है, इस बिलीरुबिन वर्णक के कारण जो प्लाज्मा है दोस्तों, इस प्लाज्मा का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारा जो प्लाज्मा होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था परसों के दिन ब्लड की पहली क्लास में कि एक सोरेंसन नामक का एक वैज्ञानिक था, सोरेंसन। इस सोरेंसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में एक पीएच स्केल की खोज की थी, जिसमें किसी विलियन की प्रकृति बताई गई थी कि उसका पीएच मान कितना है और उस विलियन की प्रकृति कैसी है। तो दोस्तों, उसी तरीके से उसी को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं कि हमारा जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा की जो प्रकृति है वो कैसी है। तो ध्यान रखना, बस आपको इतना सा कि ध्यान रखना है कि जो हमारा प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा की जो प्रकृति होती है दोस्तों वो होती है क्षारीय।
कैसी होती है, क्षारीय होती है। बात क्लियर है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैंने अभी बताया है कि जो बिलीरुबिन जो वर्णक के कारण प्लाज्मा का जो पीला रंग होता है, अगर इसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाए, जो हमारा रुधिर हमारे शरीर में बह रहा है, इस रुधिर में अगर जो बिलीरुबिन जो वर्णक है जिसके कारण हमारे प्लाज्मा का पीला रंग होता है, अगर इसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है दोस्तों, अगर इसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है दोस्तों, तो होता क्या है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी जो पीलिया रोग होता है ना, वो पीलिया रोग आपने देखा होगा, अधिकांश जो पीलिया रोग होता है उसमें नाखून पीले पड़ जाते हैं, हमारी आंख पीली पड़ जाती है, और जो त्वचा का रंग होता है दोस्तों वो भी अधिकांशतः पीलापन दिखाई देने लगता है। दोस्तों इस जो पीलिया रोग होता है ना, ये पीलिया रोग इसी ही की वजह से होता है, इस बिलीरुबिन वर्णक की वजह से। होता क्या है दोस्तों, इस पीलिया रोग में जो बिलीरुबिन जो वर्णक होता है इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसकी मात्रा क्या हो जाती है दोस्तों, इस बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है। इस बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है हमारे रक्त में। इस कारण दोस्तों हमें पीलिया रोग होता है। दोस्तों इस पीलिया रोग को एक नाम और दिया गया है, उसका नाम है जॉन्डिस। मैं लिख देता हूं, इस पीलिया रोग का एक दूसरा नाम है जॉन्डिस। बात क्लियर है। तो दोस्तों ये जॉन्डिस या पीलिया रोग किसकी वजह से होता है, हमारे रक्त में क्या होता है दोस्तों, जो बिलीरुबिन जो वर्णक होता है इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और जो बिलीरुबिन वर्णक होता है इसका कार्य क्या है, प्लाज्मा को हल्का पीला रंग प्रदान करता है। यह रही दोस्तों प्लाज्मा की बात। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का 55% होता है। बात क्लियर है। इस 55% में दोस्तों होता क्या है, जो प्लाज्मा होता है इस प्लाज्मा में 55% का लगभग 90 से 92%, जैसे कि अगर मैं प्लाज्मा को 100% मानूं, अगर मैं प्लाज्मा को 100% मानूं तो दोस्तों 100% में 90 से 92% होता है ना, जल होता है, H2O होता है। 90 से 92% दोस्तों जल होता है, और 8 से 10% कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। बात क्लियर है दोस्तों। कुछ इस तरीके से हमने प्लाज्मा के बारे में बात की थी। दोस्तों प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन के बारे में भी हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। तो ये रहा कल की बात। अब आज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों आज का नया टॉपिक। दोस्तों मैं थोड़ा बहुत कल का रिवीजन करा देता हूँ कि जो ब्लड होता है इस ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है द्रव भाग, एक होता है ठोस भाग। दोस्तों जो द्रव भाग होता है उसे कहा जाता है प्लाज्मा, जो कि ब्लड का 55% होता है, और एक भाग होता है ठोस भाग, इसे कहा जाता है रक्त कणिकाएं, जो कि ब्लड का लगभग 45% भाग होती है। दोस्तों इस 45% भाग में जो रक्त कणिकाएं होती है इसमें हम पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, जो आरबीसी होती है यह आरबीसी रक्त कणिकाओं की लगभग दोस्तों 99% होती है। रक्त कणिकाओं की आरबीसी जो होती है वो 99% होती है, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोस्तों अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये 1% में आती है। यानी रक्त में जो रक्त कणिकाएं होती है दोस्तों वो 99% होती है, और जो डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होती है, सॉरी रक्त कणिकाओं में आरबीसी 99% होती है, और डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होती है दोस्तों ये 1% में आती है। ये रही बात दोस्तों रक्त कणिकाओं की। अब बात कर रहे हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में। किसके बारे में, आरबीसी। देखिए दोस्तों अब आरबीसी पढ़ेंगे। आरबीसी दोस्तों, आरबीसी को और किस किस नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन आता है कि आरबीसी के अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल। दोस्तों रेड का मतलब होता है लाल, आप जानते हो। ब्लड का मतलब होता है रक्त, और सेल का मतलब दोस्तों कणिकाएं हो सकता है या फिर कोशिकाएं हो सकता है। सेल का मतलब होता तो कोशिका है, लेकिन उसे हम कणिकाएं भी बोल सकते हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। और दोस्तों इसे लैटिन भाषा में एक शब्द और दिया गया है। इस जो आरबीसी होती है, आजकल क्या है दोस्तों, ये लाल रक्त कणिकाएं नहीं पूछी जाती, अधिकांश होता है क्या है, एक नया लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों आरबीसी का, वो है इरिथोसाइट। जो इरिथो है दोस्तों,
जो इरिथो है, इरिथो का मतलब होता है दोस्तों लाल, और साइट का मतलब आप जानते हो, साइट का मतलब होता है कोशिका। क्या होता है दोस्तों? कोशिका। तो लाल कोशिकाएं या कणिकाएं। ठीक है, तो बात आती है दोस्तों आरबीसी की। आरबीसी को क्या क्या कहा जाता है? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, और इसको लैटिन भाषा में अगर मैं रासायनिक नाम की बात करूं दोस्तों तो इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। दोस्तों आजकल जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो लाल रक्त कणिकाएं ना दे करके दोस्तों जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है इरिथ्रोसाइट। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? इरिथ्रोसाइट नाम दिया जाता है। ये तो था दोस्तों आरबीसी के नाम। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आरबीसी का निर्माण, कि भाई आरबीसी का निर्माण होता क्या है, होता कहाँ पे है। दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि आरबीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो होता है अस्थि मज्जा में। बात क्लियर है दोस्तों? होता क्या है, हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण दो तरीके से होता है। एक होता है दोस्तों भ्रूणीय अवस्था में, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है दोस्तों, एक तो उस समय भी तो आरबीसी का निर्माण होता है हमारे शरीर में। और एक होता है दोस्तों मानव शरीर के अंदर आरबीसी का निर्माण, यानी कहने का मतलब जब बच्चा जन्म लेने के बाद में 8 से 10 महीना का हो जाता है, उस समय दोस्तों हमारे शरीर में लंबी लंबी अस्थियों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। और मैंने आपको कल बताया था कि जो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो लंबी लंबी अस्थियों में होता है। क्योंकि दोस्तों जो अस्थि मज्जा जो बनता है ना, अस्थि मज्जा वो लंबी लंबी अस्थियों में ही बनना स्टार्ट हो जाता है। हमारे शरीर में लगभग 206 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है दोस्तों? 206 होती है, जिसमें से 150 से लेकर के 160 अस्थियों में दोस्तों अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। ये मैंने आपको कल चीज़ें बताई थी, याद नहीं है तो आप दोबारा देख सकते हो। बात क्लियर है दोस्तों? अस्थि मज्जा होता है, इसका निर्माण लंबी अस्थियों में होता है। और दोस्तों जब आपको पता है कि जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, जब माँ के पेट में होते हैं दोस्तों, माँ के गर्भ में होते हैं, उस समय हमारे शरीर में लंबी लंबी अस्थियाँ उपस्थित नहीं होती है। बात क्लियर है दोस्तों? इस क्वेश्चन को मैं अभी पेंडिंग में रखते हुए एक क्वेश्चन आगे का मैं कवर करता हूँ दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन, मानव शरीर के अंदर आरबीसी का निर्माण किस तरीके से होता है? दोस्तों होता क्या है, जैसे कि दोस्तों ये कोई अस्थि है, इस अस्थि में क्या होता है दोस्तों, एक तरल द्रव भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है। इसे कहा जाता है दोस्तों, जो तरल द्रव है इसे कहा जाता है दोस्तों मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। और दोस्तों इस मैट्रिक्स से ही दोस्तों किसका निर्माण होता है? अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। इस मैट्रिक्स से ही दोस्तों किसका निर्माण होता है? अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। बात क्लियर है? इस मैट्रिक्स से किसका निर्माण होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। और आपको पता है इस अस्थि मज्जा से ही हमारी जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी का निर्माण होता है। जो मैंने कल आपको बताया था कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो प्लेटलेट्स होती है उनका निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। तो आपको ये बात फिक्स हो गई कि मानव के जन्म के कम से कम 8-9 महीने के बाद में हमारे शरीर में लंबी हड्डियों का विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों इस लंबी हड्डियों में एक द्रव भरा रहता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। इस मैट्रिक्स की सहायता से हमारी हड्डियों में बोन मैरो या अस्थि मज्जा का निर्माण होता है, और इस अस्थि मज्जा से ही आरबीसी का निर्माण होता है। तो ये तो रही दोस्तों बात किसकी? इस मानव शरीर के, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि मानव शरीर के अंदर आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो दोस्तों कहाँ पे होता है? हड्डियों में, अस्थि मज्जा से होता है आरबीसी का निर्माण। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछ के, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो दोस्तों आपको पता है कि जब माँ के गर्भ में होते हैं तो उस समय तो लंबी लंबी अस्थियाँ हमारे शरीर में होती नहीं है, उपास्थियाँ होती है। बात फिक्स है दोस्तों? जब हम छोटे रहते हैं, जब माँ के गर्भ में रहते हैं, भ्रूणीय अवस्था में रहते हैं, उस समय हमारे शरीर में बड़ी बड़ी अस्थियाँ तो उपस्थित नहीं होती। अब बड़ी बड़ी अस्थियाँ जब उपस्थित नहीं होती हमारे शरीर में तो मैट्रिक्स का निर्माण नहीं होगा, मैट्रिक्स का निर्माण नहीं होगा तो अस्थि मज्जा का निर्माण नहीं होगा, और अस्थि मज्जा का निर्माण नहीं होगा तो दोस्तों तो हमारे शरीर में आरबीसी कैसे बनेगी? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो आरबीसी होती है उस समय भ्रूणीय अवस्था में दोस्तों हमारे शरीर में दो जगह से बनती हैं। एक होता है लीवर या यकृत, और एक होता है पिलिया या तिल्ली।
अब आप जानते हो कि जो लीवर, जो यकृत होता है वो कहाँ पे होता है? जो हमारा शरीर है दोस्तों, उसमें जो दायां आता है, तो दायां हाथ की तरफ हमारा लीवर होता है। अगर आप नहीं जानते हो तो पहले जाके गूगल पे सर्च करो कि लीवर की आकृति शरीर में कहाँ पे होती है। ठीक है, आपके हिसाब से कुछ भी सर्च कर सकते हो। इसी तरीके से आप पीलिया भी देख सकते हो। दोस्तों पीलिया कहाँ पे होता है? तो होता क्या है, जो आमाशय होता है ना, हमारा आमाशय, जानते होंगे आमाशय को। तो इस आमाशय के पीछे क्या होता है दोस्तों? जस्ट पीछे एक थैलीनुमा एक संरचना होती है थैलीनुमा। जो थैलीनुमा जो संरचना होती है दोस्तों, वो पीलिया या तिल्ली की होती है। इसे स्प्लेम भी कहा जाता है। इस पीलिया या तिल्ली की होती है, इसे स्प्लेम भी कहा जाता है। तो बात फिक्स हुई कि लीवर यकृत कहाँ होता है, पीलिया तिल्ली हमारे शरीर में कहाँ होती है। और दोस्तों जो भ्रूणीय अवस्था होती है उसमें आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा से न होकर के लीवर, यकृत या पीलिया या तिल्ली से होता है। तो भ्रूणीय अवस्था में दोस्तों जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? लीवर में होता है और पीलिया में होता है। अब दोस्तों मैं आपको पीलिया के बारे में कुछ चर्चा बताता हूँ। वैसे तो पीलिया एक अलग से एक टॉपिक है, लेकिन पीलिया के बारे में, पीलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे मैं बताऊंगा इसी टॉपिक में। जो पीलिया होता है दोस्तों, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अब भाई आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों कहते हैं उसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करूंगा। दोस्तों इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। हमारे शरीर का जो ब्लड बैंक है दोस्तों, वो पीलिया है तिल्ली या स्प्लेम को ही कहा जाता है। एक क्या कहते हैं इसे? ब्लड बैंक भी, ब्लड बैंक भी कहते हैं। बात फिक्स है। और दोस्तों होता क्या है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी लसिका जो ग्रंथि होती है दोस्तों, लसिका ग्रंथि, वो भी कौन है? पीलिया या तिल्ली है। ये थी दोस्तों कुछ नॉर्मल जानकारी। बस आपको, अब मैं आशा करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब मैं एक बार आपको दोबारा रिवीजन करा देता हूं कि मानव शरीर के अंदर, सेकंड वाला क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो अस्थि होती है, इस अस्थि में एक तरल द्रव भरा होता है बड़ी बड़ी अस्थियों में, जो कि हमारे शरीर में लगभग 150 160 होती है, 206 में से। तो इस बड़ी बड़ी अस्थियां होती है, इस अस्थियों में दोस्तों एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इस तरल पदार्थ को कहा जाता है मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स से ही दोस्तों अस्थि मज्जा, बोन मेरो का निर्माण होता है। और इस बोन मेरो से ही दोस्तों हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है। बात क्लियर है? तो हम मानव शरीर के अंदर आरबीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगर भ्रूणीय अवस्था की बात की जाए तो भ्रूणीय अवस्था में जो आरबीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो होता है लीवर, यकृत, पीलिया या तिल्ली, दोनों में होता है। लीवर में और पीलिया दोनों में होता है। बात फिक्स है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सबसे पहले हमने क्या बात की कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो मानव में करीबन 8 से 10 महीने के बाद में अस्थि मज्जा में होता है, और भ्रूणीय अवस्था में होता है दोस्तों, वो होता है लीवर में या पीलिया में होता है। दोस्तों दोनों को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। और दोस्तों अगर आप लिखेंगे भी नहीं है, अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। तो सबसे पहले बात की हमने आरबीसी का निर्माण की, आरबीसी का निर्माण क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों हम आरबीसी की संख्या की। अब बात कृषि की करते हैं दोस्तों आरबीसी की संख्या की। दोस्तों जो आरबीसी की संख्या होती है वो आप सब जानते होंगे, पुरुष में होती है 50 से 55 लाख प्रति mm क्यूब। क्यूब है दोस्तों, ये भी क्यूब है। 50 से 55 लाख प्रति mm क्यूब। और जो महिला में होती है वो होती है दोस्तों 40 से 45 लाख प्रति mm क्यूब। सब आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों एसएससी में जो क्वेश्चन आया था वो किस तरीके से आया था? एग्जामिनर दोस्तों हमें क्वेश्चन आते हुए भी किस तरीके से गलत करवाता है वो देख लीजिए। दोस्तों एसएससी में क्वेश्चन किस तरीके से आया था कि आरबीसी की संख्या निम्न में से कितनी है? हो सकता है कुछ भी क्वेश्चन, लेकिन उसमें जो ऑप्शन थे दोस्तों वो बड़े ही खतरनाक थे। ऑप्शन क्या क्या थे दोस्तों उसमें? जो ए नंबर का ऑप्शन था उसमें था 50 से 55 मिलियन। बी नंबर का जो ऑप्शन था वो था 40 से 45 मिलियन। सी नंबर का जो ऑप्शन था वो था 5 से 5.5 मिलियन। और दोस्तों डी नंबर का जो क्वेश्चन था वो था 4 से 4.5 मिलियन। दोस्तों क्वेश्चन था पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन क्या था? पुरुष में आरबीसी की संख्या, पुरुष की बात कर रहा हूं दोस्तों, पुरुष में
आरबीसी की संख्या। बात क्लियर है। क्वेश्चन यह था कि पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, और ऑप्शन थे 50 से 55 मिलियन, 40 से 45 मिलियन, 5 से 5.5 मिलियन, 4 से 4.5 मिलियन। बात फिक्स है। अब आप आंसर दे दीजिए। आप आंसर देंगे दोस्तों, लगभग उसमें से 40% स्टूडेंट इसको गलत करेंगे। और ये भी बता दूं वो आंसर कौन सा लगाएंगे, वो आंसर लगाएंगे ए, जो कि गलत है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सही करने से पहले आपको एक चीज का पता होना जरूरी है कि 1 मिलियन होता है, ये 10 लाख के बराबर होता है। बात क्लियर है। बहुत सारे स्टूडेंटों को यह भी पता होता है, इन 40% में से फिर भी गलत कर देते हैं, क्योंकि वो रटी हुई लाइन याद करके रहते हैं। उन्होंने क्या रट रखा है कि 50 से 55 लाख प्रति mm³। उन्होंने ये लाइन रटी हुई रहती है दोस्तों उनके, लेकिन वो 50 से 55 तो देख लेते हैं, लेकिन लोग तो ये लाख प्रति mm³ नहीं देख पाते। उन्होंने देखा खटाक से कि 50 से 55 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 से 55 है, और ऑप्शन नंबर ए कर दिया, आगे नहीं देखा। लेकिन एग्जामिनर दोस्तों बहुत शातिर होता है हमसे, इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लिया करो, जब जाके आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। दोस्तों बात आती है, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि 1 मिलियन के बराबर 10 लाख होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमको, वो सारे मिलियन में दिए हुए हैं। तो दोस्तों मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको पहले आंसर बताया था, उसके बाद में क्वेश्चन पूछा था कि पुरुष में जो आरबीसी की जो संख्या होती है दोस्तों, 50 से 55 लाख प्रति mm³ होती है। दोस्तों 1 मिलियन में 10 लाख होता है। बात क्लियर है। तो दोस्तों 5 से 5.5 मिलियन की बात करोगे आप, तो 50 से 55 लाख प्रति mm³ यहां से निकल के आता है। तो अपना जो राइट आंसर है दोस्तों, वो ना ऑप्शन नंबर सी है। उसी तरीके से दोस्तों अगर मैं महिला की पूछी जाए इसमें, तो महिला का है 4 से 4.5 यानी 40 से 45 लाख प्रति mm³। दोस्तों एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन घुमाकर पूछता है, इस कारण हमें क्वेश्चन एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। और दोस्तों जब हमारा सिलेक्शन 1-2 नंबरों से रुक जाता है, तब उसका मतलब पता हो, जब उसका मतलब चलता है, जब उसका मतलब हमें पता चलता है कि वो गलती हमारी किस तरीके से थी। दोस्तों वो गलती हमें 2 साल डुबो देती है लगभग, कम से कम। इसलिए दोस्तों हर क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, अच्छे से समझ कर पढ़ो, और उसका आंसर बहुत ही अच्छे से दो। बात क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये तो आपको बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों कि जो आरबीसी की संख्या होती है 50 से 55 लाख प्रति mm³ होती है। महिला में जो होती है वो 40 से 45 लाख प्रति mm³ होती है। और दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको सीखने को मिला कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना चाहिए, सोच समझ कर अच्छे से पढ़ करके। बात क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। अब है दोस्तों आप अपना आरबीसी पढ़ रहे थे, आरबीसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आरबीसी का आकार। दोस्तों आरबीसी का आकार कैसा होता है, आज हम बात करेंगे कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। तो दोस्तों आकार में बात करूं मैं, तो आरबीसी जो आकार में जो सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो किसकी होती है। क्वेश्चन आ जाए कि आकार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, बस ओनली फॉर ये क्वेश्चन आ जाए, तब आपका आंसर क्या है दोस्तों। तब आपको आंसर देना है दोस्तों कि आकार में जो सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो होती है मेंढक की। दोस्तों 5-6 क्वेश्चन देखो, 5-6 क्वेश्चन लूंगा इसमें, इस टॉपिक में से। और दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से समझ के, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से आपको आपकी जिंदगी बना सकता है एक एक क्वेश्चन। तो दोस्तों आकार में जो सबसे बड़ी आरबीसी होती है वो होती है मेंढक की। किसकी होती है दोस्तों, मेंढक की होती है। और दोस्तों राजस्थान पुलिस में एक बार क्वेश्चन आया था कि मेंढक को किस संघ में रखा गया है। तो ध्यान रखना, जिस तरीके से हमें स्तनधारियों में रखा है दोस्तों, मनुष्य को स्तनधारियों में रखा है, उसी तरीके से जो मेंढक होता है, इस मेंढक को उभयचर संघ में रखा गया है। किस में रखा गया है दोस्तों, उभयचर संघ में रखा गया है। इसे एम्फीबिया संघ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, एम्फीबिया
संघ भी कहते हैं। बात क्लियर है? जिस तरीके से मनुष्य को स्तनधारी में रखा गया है उसी तरीके से मेंढक को उभयचर या एम्फीबिया संघ में रखा गया है। बात क्लियर है? अब बात कर रहे थे हम दोस्तों कि जो आकार में जो सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो किसकी होती है? तो मेंढक की होती है। और मेंढक को दोस्तों किस संघ में रखा गया है? उभयचर में रखा गया है। बात क्लियर? अब बात आती है, अगर आपसे क्वेश्चन मेंढक तो आपको पता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे यही पूछ ले कि किस मेंढक में आरबीसी सबसे बड़ी होती है, तब आप आंसर क्या दोगे? तो दोस्तों उस मेंढक का भी नाम आपको याद होना जरूरी है। तो दोस्तों वो मेंढक, क्योंकि मेंढक तो बहुत सारे होते हैं, हमारे जब बरसात आती है तब बहुत सारे छोटे बड़े पतले अलग अलग कलर के दोस्तों बहुत सारे मेंढक घूमते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस मेंढक में सबसे बड़ी आरबीसी होती है। तो दोस्तों जो आरबीसी सबसे बड़ी होती है वो होती है एम्फ्यूमिया। एम्फ्यूमा जो मेंढक होता है दोस्तों, इसकी आरबीसी आकार में सबसे बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको फिक्स हो गया कि आकार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? मेंढक की होती है। मेंढक को दोस्तों उभयचर संघ में रखा गया है। बात क्लियर है? उभयचर संघ में रखा गया है मेंढक को। और दोस्तों जो मेंढक होता है वो कौन सा मेंढक होता है? तो एम्फियूमा जो मेंढक होता है इसकी आरबीसी सबसे बड़ी होती है आकार में। बात क्लियर है? यह रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आकार में सबसे छोटी जो आरबीसी होती है वो किसकी होती है? तो दोस्तों वो होती है कस्तूरी हिरण की। किसकी होती है दोस्तों? कस्तूरी हिरण की। आकार में जो सबसे छोटी जो आरबीसी होती है दोस्तों वो होती है कस्तूरी हिरण की। और दोस्तों इसे किस संघ में रखा गया है? इसे रखा गया है स्तनधारी में। जिस तरीके से हमें भी स्तनधारियों में रखा गया है उसी तरीके से दोस्तों जंतुओं को भी स्तनधारियों में रखा गया है। बात क्लियर है? तो आकार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? सबसे बड़ी तो होती है दोस्तों मेंढक की, और मेंढक का नाम क्या है? एम्फियूमा मेंढक। और आकार में सबसे छोटी जो आरबीसी होती है वो किसकी होती है? स्तनधारी सॉरी आकार में जो सबसे छोटी आरबीसी होती है वो किसकी होती है? वो होती है कस्तूरी हिरण की। और उसे किस संघ में रखा गया है? स्तनधारी संघ में रखा गया है। 2 क्वेश्चन आपको फिक्स हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों, मैं इनका आकार भी बता सकता हूं, लेकिन आकार दोस्तों बहुत सारी किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों मैं आकार पर इतना नहीं जाऊंगा और आकार आपसे पूछेगा भी नहीं। बात करता हूं दोस्तों कि मनुष्य के आरबीसी का आकार कितना होता है। तो मनुष्य की जो आरबीसी का जो आकार होता है दोस्तों वो होता है 7.5 माइक्रोन। कितना होता है दोस्तों? 7.5 माइक्रोन। माइक्रोन का जो सिंबल होता है दोस्तों वो इस तरीके से होता है। जो मनुष्य की जो आरबीसी का आकार होता है वो कितना होता है? 7.5 माइक्रोन लगभग में होता है। और माइक्रोन का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। बात क्लियर है? माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶ में चले जाते हैं दोस्तों। बात फिक्स है? तो मनुष्य के आरबीसी का आकार लगभग कितना होता है? 7.5 माइक्रोन होता है। अब इसका आकार होता कैसा है? बात करते हैं इसका आकार होता कैसा है। तो दोस्तों इसका जो आकार होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। आप जब फिजिक्स पढ़ी होगी आपने, तो आपने देखा होगा जो दर्पण होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। दोस्तों जो अवतल होता है अवतल की आकृति के समान दोस्तों इस आरबीसी की संरचना होती है। इस अवतलाकार जो दर्पण होता है उसके समान इसकी संरचना होती है। इस कारण दोस्तों इसे क्या कहा गया है कि जो मनुष्य की जो आरबीसी होती है वो द्वि अवतलाकार या उभय अवतलाकार होती है। कौन सी होती है दोस्तों? द्वि अवतलाकार या उभय अवतलाकार होती है। दोस्तों ये रही बात। अब यहां तो आपको बात समझ में आ गई, लेकिन अब दोस्तों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि भैया हमने तो पढ़ा था कि जो आरबीसी होती है वो आकार में सबसे बड़ी हाथी की होती है। भाई आपने एक क्वेश्चन कंफ्यूज हो रहा होगा आपको कि जो सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो हाथी की होती है। जी नहीं दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि आकार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है, तो आपका राइट आंसर है मेंढक। और मेंढक में कौन सा मेंढक है जिसकी आकार में सबसे बड़ी आरबीसी होती है? एम्फियूमा मेंढक है। अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाए कि स्तनधारी में आकार में सबसे बड़ी जो आरबीसी है वो किसकी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना दोस्तों। मेंढक वाला क्वेश्चन क्या था कि आकार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो मेंढक की होती है। और अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए कि स्तनधारियों में
आकार में सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो किसकी होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, आरबीसी जो होती है वो होती है हाथी की। किसकी होती है दोस्तों? हाथी की। बात फिक्स है। दोस्तों आरबीसी के आकार में मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए। सबसे पहले क्वेश्चन था मेरा, एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगा दोस्तों, टाइपिंग की परेशानी है थोड़ी सी। दोस्तों पहला क्वेश्चन था आकार में सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो किसकी होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए मेंढक की होती है। और मेंढक में भी किसकी होती है दोस्तों? तो एम्फियोमा जो मेंढक होता है, एम्फियोमा जो मेंढक होता है इसकी होती है। और ये मेंढक किस संघ में रखा गया है? मेंढक को तो उभयचर संघ में रखा गया है। बात फिक्स है। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आकार में सबसे छोटी जो आरबीसी होती है वो किसकी होती है? तो कस्तूरी हिरण की होती है और इसे स्तनधारी संघ में रखा गया है। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन, मनुष्य की आरबीसी का मनुष्य की जो आरबीसी का आकार कितना होता है? तो लगभग 7.5 माइक्रोन होता है। 7.5 माइक्रोन होता है। थर्ड क्वेश्चन था कि मनुष्य की जो आरबीसी होती है उसकी संरचना किस तरीके से होती है? मैंने अभी आपको डायग्राम के द्वारा भी समझाया, दिया उत्तलाकार या उभय उत्तलाकार होती है। बात फिक्स है, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। बात क्लियर है दोस्तों। अब मैंने एक क्वेश्चन अलग से बताया था कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी आकार में जो आरबीसी होती है वो किसकी होती है? वो होती है दोस्तों हाथी की। किसकी होती है दोस्तों? वो होती है हाथी की। और सबसे छोटी किसकी होती है? तो दोस्तों सबसे छोटी तो स्तनधारियों में भी कस्तूरी हिरण की होती है। दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं, अगली चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।